आज से हम शुरू करेंगे CPC 1908। आज का हमारा पहला टॉपिक है जजमेंट। What do you mean by judgment? The word judgment is derived after combining two words. The judge and court announce a judgment regularly, resolving various cases. These judgments are crucial over legal system because they set up example for the future case. When a judge delivers a judgment, they always provide the reason behind the decision. जो वर्ड जजमेंट है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंड जज एंड कोर्ट इसको रेगुलरली अनाउंस करती है इन द कोर्ट में, ताकि रिजॉल्व कर सके वो वेरियस डिस्प्यूट्स को एंड इशूज़ को जो अराइज होता है किसी भी केस में। दीज जजमेंट आर क्रूशल। जो जजमेंट होते हैं बहुत ही क्रूशल होते हैं हमारे लीगल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट करता है हमारे फ्यूचर में आने वाले डिसीजंस के लिए। CPC डिफाइंस जजमेंट इन सेक्शन 2 क्लॉज 9। जो CPC है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट को डिफाइन करती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 9, द जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय एंड जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। सेक्शन 2 क्लॉज 9 कहता है जजमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो एक जज के द्वारा दिए जाते हैं और ग्राउंड बनते हैं वो किसी भी डिक्री एंड ऑर्डर का। इन अदर वर्ड, जजमेंट कंटेन द फैक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ सच राइट। इट मस्ट रिफ्लेक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जुडिशियल माइंड। जो जजमेंट है वो रीजन ऑफ एप्लीकेशन करते हैं लॉ को, उसमें फैक्ट कंटेन करते डिटरमाइन करते हैं पार्टीज की राइट को एंड रिफ्लेक्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड को। रिपीट करें, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। इसमें एप्लीकेशन ऑफ लॉ रहता है, इसमें फैक्ट्स रहते हैं और डिटरमाइन किए जाते हैं राइट्स को। ओवरऑल जुडिशियल माइंड को एप्लीकेबल कराता है, रिफ्लेक्ट कराता है। दूसरा हमारा सब टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जजमेंट। हमारा पहला एसेंशियल एलिमेंट है रिटन फॉर्म। इट नीड नॉट टू बी इन हैंड रिटन बट मस्ट बी रिड्यूस टू राइटिंग। जो जजमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्वयं जज के द्वारा ही लिखा गया हो, पर यह इम्पॉर्टेंट है कि वो लिखा जाना चाहिए। साइन एंड डेटेड। द जज मस्ट साइन एंड डेट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ऑर्डर 20 रूल 3। जो जजमेंट है उसको साइन एंड डेट होना चाहिए उस पर जब प्रोनाउंस किया जा रहा हो उसको किसी ओपन कोर्ट में, जैसा कि दिया गया है ऑर्डर 20 रूल 3 में। इंटेलिजिबिलिटी। The judgment must be passed by following sound legal principle. It must be heard and understand. जो जजमेंट है एक साउंड लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए और ये तभी दिया ना जाना चाहिए जब आपने दोनों पार्टी को सुन लिया है और उसको अंडरस्टैंड कर। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ऑर्डर 20 रूल 1 ए ओपन कोर्ट प्रिंसिपल। द जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड इन एन ओपन कोर्ट। दिस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन अ जुडिशियल प्रोसेस। जो जजमेंट है हमेशा किसी न किसी ओपन कोर्ट में ही प्रोनाउंस किया जाता है। ओपन कोर्ट मतलब जहाँ पे हियरिंग कंडक्ट होती है। ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इट कैन बी प्रोनाउंस्ड इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग ऑफ एंड कंक्लूडेड। ये जो जजमेंट है हम इसको इमीडिएटली भी प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे ही हमारी जो हियरिंग है दोनों पार्टीज की वो कंक्लूड हो गई है, या फिर at some future date of which notice must be given to the parties or their pleading। जो जजमेंट है जरूरी नहीं है कि वो आप इमीडिएटली ही प्रोनाउंस करो, उसको किसी फ्यूचर डेट में भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। बस की कंडीशन है कि जब आप फ्यूचर डेट में प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसका नोटिस जो है किस डेट को वो प्रोनाउंस हो रहा है वो दोनों ही पार्टीज, आपके डिफेंडेंट भी हो गए एप्लीकेंट हो गए, दोनों को ही दिए जाने चाहिए। Timeline of pronouncement of judgment. Order 20 Rule 1 Proviso. To prevent the excessive delay, CPC set down the specific principle. 2002 के अमेंडमेंट के बाद CPC में कुछ प्रोविजो ऐड किए गए हैं जिसमें वो स्पेसिफिक टाइमलाइंस बताते हैं कि उसके बियॉन्ड आप जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, वो लिमिट लगा देते हैं। जो जनरल रूल, जजमेंट शुड बी प्रोनाउंस विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड हियरिंग। जो जनरल रूल कहता है जो जजमेंट होता है उसको नॉर्मली 30 दिनों के अंदर आपको प्रोनाउंस कर देना चाहिए जैसे ही जो आपकी आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो गई है। एक्सेप्शन, इफ देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस द जज प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट मे बी एक्सटेंडेड बट इट शुड नॉट बी एक्सीड 60 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट।
अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाते हैं तो फिर हम जजमेंट की जो डेट है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, पर जो वो एक्सटेंड है 60 डेज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। Recording reason. If the judgment is delivered after 30 days, the judge must record the reason for delay. अगर जो जजमेंट है 30 दिनों से ज़्यादा उसका प्रोनाउंसमेंट डिले हो जाता है तो जज को रिकॉर्ड करना होगा इन राइटिंग में कि क्या रीज़न था उस जजमेंट के डिले होने का। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट के क्या कंटेंट है। द कंटेंट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोड, small cause code versus other code. This governed by Order 20, Rule 4 and 5. जो कंटेंट ऑफ जजमेंट है ये वेरी करते हैं कि आप किस टाइप की कोड हो, आप स्मॉल कॉज कोड हो या अदर टाइप की कोड हो। ये ऑर्डर 20 रूल 4 एंड 5 से गवर्न होता है। द जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोड, ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 1। द जजमेंट कैन बी ब्रीफ एंड कंटेन द फॉलोइंग। जो जजमेंट होता है स्मॉल कॉज कोड का वो मेजरली 2 पॉइंट को कंटेन करता है, द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन देयर ऑफ। द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिक क्वेश्चन द कोड नीड टू बी आंसर। द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन कंटेन करता है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, इशूज़ को जो कोड को आंसर करना है, कोड को रिजॉल्व करना है। वहीं तो दूसरा पॉइंट है डिसीजन देयर ऑफ। द डिसीजन देयर ऑफ इज अ फाइनल आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में अराइज हुए थे उसका जो फाइनल आंसर होता है वही हमारा डिसीजन रहता है। जजमेंट ऑफ अदर कोड, जो अदर कोड मतलब जो रेगुलर कोड होते हैं सिविल कोड, उनका जजमेंट कैसा होता है, वो क्या क्या कंटेन करता है, ये ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 कहता है। ये मेजरली 4 चीज़ कंटेन करता है, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन एंड रीजन फॉर द डिसीजन। For a regular civil suit, the judgment must be elaborate and contain the following 4 distinct components. जो पहला कंपोनेंट है हमारा जजमेंट का वो ये है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, द समरी ऑफ द प्लेंटिव्स प्लीडिंग, द समरी ऑफ डिफेंडेंट्स प्लीडिंग, द नेचर ऑफ द रिलीफ क्लेम। जो जजमेंट है वो फैक्ट ऑफ द केसेस को ले डाउन करता है, उसमें लिखे होते हैं जैसे कि मतलब प्लेंटिफ की क्या प्लीडिंग रही है, डिफेंडेंट की क्या प्लीडिंग रही है, क्या रिलीफ उन्होंने क्लेम किया है। दूसरा कंपोनेंट है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन या इशू, देयर आर द डिस्प्यूटेड पॉइंट of the fact or laws. Example, whether the contract is valid or whether the defendant is liable for pay the X amount. जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो लॉजिकल क्वेश्चन जो कि अराइज हुए थे उनको डील करता है, जो कोर्ट को आंसर करने होते हैं उस केस में, जैसे कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड है या नहीं है, क्या जो ए है वो लाइबल है बी को पे करने के लिए कि नहीं, अगर है तो कितना अमाउंट पे करेगा। ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में सॉल्व किए जाते हैं। द डिसीजन देयर ऑफ, तो डिसीजन देयर ऑफ इज अ फाइनल आंसर होता है उन क्वेश्चंस का जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में राइज किए गए थे। द कोर्ट्स स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑन ईच पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कोर्ट की स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है हर एक पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन पे वो डिसीजन देयर ऑफ होती है। एग्जाम्पल, द इशू नंबर 1 इज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, कि जो इशू नंबर 1 है ये प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हुआ है कि इसमें ये कहा गया इतना अमाउंट पे करना है बी को ए के फेवर में। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा रीजन फॉर द डिसीजन। द जज मस्ट कंटेन द एनालिसिस एंड द एविडेंस, अप्लाई द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी केसेस, लॉज, सेक्शन एंड एक्सप्लेन द लॉजिकल डिटेक्शन। द रीजन फॉर द डिसीजन, द जज है रीज़न बताता है कि उस कंक्लूजन पे, उस डिसीजन पे वो कैसे पहुंचा, उसमें वो एनालाइज करता है अपने एविडेंस को, अप्लाई करता है रिलेवेंट स्टैट्यूटरी केसेस को, लॉज को, सेक्शन को, एक्सप्लेन करता है अपने लॉजिकल डिडक्शन को और साइट करता है प्रेसिडेंस को। एल्टरेशन ऑफ जजमेंट, ऑर्डर 20 रूल 3। ऑर्डर 20 रूल 3 एल्टरेशन ऑफ जजमेंट से डील करता है। The general principle of law that once the judgment is signed as pronounced, the judge became factuous officio, the cease to have the authority over the matter. ऑर्डर 20 रूल 3 कहता है जो जनरल प्रिंसिपल को ले डाउन करता है, जैसे अगर एक बार जजमेंट को साइन कर दिया गया है, डेट कर दिया गया, प्रोनाउंस कर दिया गया है, उसके बाद जो जज है
वो फैक्टस ऑफिशियो हो जाता है, उसकी अथॉरिटी सीज हो जाती है, अब वो उस जजमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। पर ऑर्डर 20 रूल 3 इसके एक्सेप्शन को भी ले डाउन करता है। हाउएवर देयर स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन, इसके कुछ स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन भी है, सच एज क्लेरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक। सेक्शन 152 कहता है द कोर्ट कैन करेक्ट द एक्सीडेंटल स्लिप्स, typographical errors, calculation mistake at any time. This does not change the merit of the decision, only the accuracy of the text. अगर क्लैरिकल अर्थमेटिक मिस्टेक आई है अंडर सेक्शन 152 के अंदर तो जज उसको करेक्ट कर सकता है। अगर वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि वो मेरिट ऑफ द केस को हिंडर नहीं करती, उसको चेंज नहीं करती है, सिर्फ टेक्स्ट की एक्यूरेसी बढ़ाती है, स्पष्टता बढ़ाती है। सेकेंड एक्सेप्शन है हमारा रिव्यू, सेक्शन 114 में। इसको रीड करना है हमें ऑर्डर 47 के साथ। दिस इज अ सब्सटेंटिव अल्टरेशन, अ कोर्ट में रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इफ। जो सेक्शन 114 कहता है रिव्यू से डील करता है, ये कहता है कोर्ट अपने स्वयं के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है अगर देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस। अगर कोई डिस्कवरी हुई है ऐसे कोई नए या इम्पॉर्टेंट मैटर या एविडेंस की, तो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। देयर इज अ मिस्टेक और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, अगर कोई ऐसा सीरियस मिस्टेक हो रखा है या एरर हो रखा है जजमेंट लाने में। या थर्ड, फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीज़न, या कोई भी सफिशिएंट रीज़न अगर उसको लगता है ये नेसेसरी है कि इसको रिव्यू किया जाए, तो उसके लिए भी वो रिव्यू कर सकता है अंदर सेक्शन 114 में।